आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजमी। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हमारा लाइव हेल्थ शो इस तरह का शो है जो आपको मुख्तलिफ तरह की जो नॉलेज देता है मुख्तलिफ अमराज के बारे में, और लाइव देता है हर जुमेरात 4 बजे आप इसे देख सकते हैं। हमारे प्रोग्राम का मकसद आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे प्रोग्राम का मकसद है आपको मुख्तलिफ तरह के अमराज के तई बेदार करना, ताकि आप समझ सकें कि क्या मर्ज आपके अंदर या आपके आसपास देखा जा रहा है और आप उस मर्ज से जूझ रहे हैं, और वक्त पर आप इलाज कर लें, वक्त पर उसकी अलामात को पहचान लें और अपना सेहत का ख्याल रखें और हमेशा फिट रहें। तो हमेशा की तरह ये सिलसिलावार जो कड़ी है, आज का ये हमारा मौजू जो है बहुत ख़ास है उन वालिदैन के लिए जो अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। बहुत सारा की जो मुख्तलिफ तरह की एलर्जीज़ है उनको लेकर अक्सर देखने में आता है, जब एलर्जी की बात होती है तो खांसने को समझा जाता है, ज़ुकाम को समझा जाता है, लेकिन बहुत सारा तरह की एलर्जी होती है, जैसे कि खुराक की एलर्जी होती है, माहौलियाती एलर्जी होती है, या फिर जिल्द की एलर्जी होती है। क्या होती है एलर्जी, किस तरह से ये पनपती है, क्या ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है या क्या वजह है, कौन कौन से इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ये सारी बातें आज हम करेंगे अपने उन माहिरीन से जो हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा जो हमेशा से कहता हूँ कि आप भी अगर कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं, कोई बच्चा एलर्जी में परेशान है तो उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं उस नंबर पर जो इस वक्त स्टूडियो में हमारे जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इस पर आप डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप अपने इल्म में इजाफा करना चाहते हैं तो डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं हमारे माहिरीन से। तो आज हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह जो बहुत ही ख़ास हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, यानी कि रिपोर्ट, रिवायती अंदाज में अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले मुलाज़ा फरमाइए ये बेहद ख़ास रिपोर्ट आपके लिए। सेहत एक कीमती नेमत है और बच्चों की सेहत किसी भी मुआशरे का कीमती सरमाया होती है। लेकिन आजकल बच्चों में एलर्जी एक आम और बढ़ता हुआ मसला बनती जा रही है। एलर्जी उस वक्त होती है जब जिस्म का मदाफियाती निजाम किसी बेज़रर चीज को खतरा समझकर उस पर रद्दे अमल जाहिर करता है। ये चीजें जैसे धूल, फूलों का पॉलन, दूध, अंडा, जानवरों के बाल या दवाइयाँ हो सकती है। बच्चों में एलर्जी की आम अलामात में नाक बहना, आंखों में पानी आना, खांसी, सांस लेने में दुश्वारी, जिल्द पर खारिश या दाने और बाज़ सूरतों में क़ै या पेट दर्द शामिल है। ये मसला न सिर्फ जिस्मानी तकलीफ का बाइस बनता है बल्कि तालीमी कारकर्दगी और बच्चे के मजमूई नशोनुमा को भी मुतासिर करता है। एलर्जी की अहम वजूहात में विरासती असरात, माहौलियाती आलूदगी, मदाफियाती निज़ाम की कमजोरी और जरासीम के हद से ज्यादा परहेज शामिल है। इस मसले से बचाव के लिए साफ माहौल, मुतवाज़िन ग़िज़ा, एलर्जी पैदा करने वाली अशिया से परहेज और बरवक्त तिब्बी मशवरा जरूरी है। वालिदैन और असातिज़ा को चाहिए कि वो बच्चों की अलामात पर नजर रखें और उनकी सेहत का खास ख्याल रखें। बरवक्त एहतियाती तदाबीर अपनाकर हम अपने बच्चों को इस तकलीफ दे मसले से महफूज रख सकते हैं। हमने देखा रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें, हमारे इल्म में इजाफा हुआ। हमने देखा कि ये बहुत सारे ऐसे वजूहात हैं जिनके चलते एलर्जी देखी जा सकती है। एलर्जी की बात हो रही है, उसके अक़साम पर आज बात होगी, और क्यों ये एलर्जी होती है ये बात होगी, और कैसे इसकी केयर की जाए, ये सारी बातें आज के प्रोग्राम में होंगी। तो अपने प्रोग्राम का मैं यहाँ पर शुरुआत करता हूँ और प्रोग्राम में सबसे पहले आपका तारुफ कराता हूँ अपने माहिरीन से। और हमारे स्टूडियो में आज जो माहिरीन मौजूद हैं उनमें से सबसे पहले मैं तारुफ करूँगा यहाँ पर डॉक्टर अरुण कुमार सिंह का, जो कि डायरेक्टर हैं और CEO हैं पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ नोएडा में। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर डॉक्टर पल्लवी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज
दिल्ली में। और हमारे साथ यहाँ पर एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो कि इनके बारे में बताना चाहूँगा, जो हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता, जो एक बहुत ही वक्त से, बहुत तवील अरसे से इलाज कर रहे हैं एलर्जीज़ को लेकर। बच्चों को देखते हैं, वो बच्चों का इलाज करते हैं, साथ भी वो बड़ों का भी इलाज करते हैं, और एलर्जीज़ के जो ये बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जाकर उसका हिस्सा बनते हैं। तो यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर नीरज गुप्ता। डॉक्टर नीरज गुप्ता, मैं दिल की गहराई से आपका भी यहाँ खैर मकदम करता हूँ, आप सभी का खैर मकदम करता हूँ इस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम की शुरुआत यहाँ पर मैं करूँगा डॉक्टर अरुण कुमार सिंह आपसे। एलर्जी की बात हो रही है, हमने अपने रिपोर्ट में भी देखा है। मैं जानना चाहता हूं कि आप बताइए कि एलर्जी होती क्या है। जैसे आज का हमारा जो प्रोग्राम है, बेशक ये बच्चों के ऊपर बात करेंगे हम यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा ये बताइए, ये बच्चों की भी बात करेंगे, थोड़ा सा बड़ों में भी अगर आप बताना चाहें, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं और अपने प्रोग्राम देखने वालों को भी यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड एलर्जी वीक चल रहा है, जो एलर्जी मुख्तलिफ तरह की होती है उसके बारे में बेदार करने के लिए इस वक्त ये जो सप्ताह है, ये जो हफ्ता चल रहा है, ये वर्ल्ड एलर्जी वीक का है। तो क्या है ये एलर्जी, थोड़ा सा बताइए। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत आम लोगों को भाषा में भी आता है कि एलर्जी क्या है, हमें इस चीज़ से एलर्जी है, हमें उस चीज़ से एलर्जी है। बहुत एक कॉमन सा सेंटेंस है जो कि लोग यूज़ करते हैं। तो आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है कि एलर्जी जानने से कि एलर्जी किसे कहते हैं। एलर्जी ऐसी चीज़ होती है जिसको कि बॉडी जो है, शरीर जो है पहचानता है कि ये हमारी चीज़ नहीं है, ये कोई बाहर की चीज़ है और इससे हमको नुकसान हो सकता है। तो उस चीज़ को, उस पदार्थ को, उस वातावरण को या उस तरह के एक परिवेश को जो है वो एलर्जी के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे किसी को किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है, किसी को दवा से एलर्जी हो जाती है, बड़ों को भी होती है, छोटों को भी होती है। बच्चों में थोड़े से कारण थोड़े से भिन्न होते हैं, बड़ों में थोड़े से अलग होते हैं। तो इसलिए एलर्जी बेसिकली चीज़ ये है कि उस चीज़ को जिसको बॉडी परित्याग करती है, बॉडी पसंद नहीं करती है, बॉडी का रिएक्शन होता है उसके खिलाफ, उसको हम लोग एलर्जी कहते हैं। और जैसे बताया, ये खाने की चीज़ से भी हो सकती है, दवाइयों से भी हो सकती है, कुछ एटमॉस्फेयर की चीज़ों से होती है। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पर बात करेंगे। आपने यहाँ बहुत तफसील से बातें बताई हैं। अब मैं डॉक्टर पल्लवी का रुख करना चाहता हूँ। डॉक्टर पल्लवी, आप बताइए कि एलर्जी बच्चों में जो जाहिर होती है वो किस तरह से होती है, और आम जो मतलब बात करें हम लोगों की जो वो मेडिकल की ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके बाद जिससे अवेयर नहीं है, वो कैसे पहचाने कि हमारे बच्चों में एलर्जी की शिकायत है। फरहान जी, कुछ तो लक्षण हैं ऐसे जिनके बारे में अगर जो माँ बाप हैं गौर करें तो वो पहचान सकते हैं कि हाँ, हमारे बच्चे को कुछ लक्षण हैं जो एलर्जी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि क्या माना जाता है, एलर्जी सिर्फ किसी न किसी खाने के तत्व से ही हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एलर्जी जो है का जो भी कारण है वो कोई वातावरण में पोल्यूशन भी हो सकता है, धूल मिट्टी भी हो सकती है, जैसे आपकी रिपोर्ट में भी बताया कि फूलों से गिरने वाले पोलन हो सकते हैं। यहाँ तक ऐसा भी है कि कुछ बच्चों ने कोई क्रीम या कोई लोशन अपने शरीर पे लगा लिया जो उनको सूट नहीं किया, उससे किसी प्रकार की एलर्जी हो सकती है, किसी दवाई से एलर्जी हो सकती है। और इसके जो लक्षण हैं वो ऐसे हैं कि अगर किसी बच्चे को स्किन में एलर्जी हो रही है तो उसको वहाँ पे दाने निकल सकते हैं, खुजली हो सकती है, बड़े बड़े धब्बे निकल सकते हैं जिनको माँ बाप पहचान सकते हैं। अगर धूल मिट्टी से एलर्जी है या कोई घर में पालतू जानवर है जिसके बालों से एलर्जी हो रही है तो उसको खांसी हो सकती है, या फिर हम कहें कि नाक बंद हो सकती है, बार बार नाक बह सकती है, या सुबह के समय पे बहुत सारी छींकें आ सकती हैं। कुछ बच्चों में आंखों में भी एलर्जी होती है जिसकी वजह से आंखों में पानी आता है, आंखों में ऐसा लगता है कि कुछ चुभ रहा है, ये लाल हो जाती हैं आंखें। तो ये भी लक्षण हैं। और एक दमा एक ऐसी बीमारी है जिसको एलर्जी की तरह ट्रीट किया जाता है, जिसमें बच्चों को खांसी हो सकती है और अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए तो सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। तो ये सब अगर लक्षण माँ बाप थोड़ा सा गौर करें अपने बच्चों में तो वो पहचान सकते हैं कि हाँ, उनके बच्चों में क्या ऐसी कुछ दिक्कत उनको नजर आ रही है या नहीं आ रही। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर डॉक्टर पल्लवी ने बताई हैं बहुत ही ख़ास चीज़ें हैं। इनके बारे में मेरे ख़्याल से सभी वालिदैन को बहुत ज़्यादा बेदार रहने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर आपने एक जिक्र किया है डॉक्टर पल्लवी, आपने बताया है कि ये चीज़ें माँ बाप को समझना चाहिए, उसके लिए उन्हें बेदार रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। डॉक्टर नीरज, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हर माँ बाप को किस तरह से इसके बारे में डील करना चाहिए। अगर उनके घर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बच्चे में नज़र आ रही हैं, तो वहाँ पर माँ बाप को किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। फरहान जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें मौका दिया इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने का।
ये आज के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है एलर्जी का, जैसे हमने बात किया, और स्पेशली बच्चों का। जब भी कभी कोई भी बच्चा प्रभावित होता है तो सिर्फ अकेला बच्चा प्रभावित नहीं होता, बच्चे के साथ उसके माँ बाप, उसके परिवार के सभी सदस्य प्रभावित होते हैं, जिसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बच्चे की, उसकी नींद जब प्रभावित होती है तो कोई माता, कोई पिता वो भी नहीं सो पाते, उनका अपना खुद का काम प्रभावित होता है, अगले दिन का उनका अपना घर का रूटीन प्रभावित होता है। तो ये बच्चों की जो एलर्जी की समस्या है, बच्चों की जो तकलीफ है, वो एक परिवार की तकलीफ है और इसको हमें एक बड़े गंभीर रूप से समझना चाहिए। दूसरी बात, जैसे पल्लवी जी ने बताया अभी कि कब हम जाने क्या क्या लक्षण हो सकते हैं कि ये एलर्जी है, और बहुत विस्तार से उन्होंने बताया कि ये लक्षण हो सकते हैं। तो जैसे ही कभी भी माँ बाप को इस तरीके के कुछ लक्षण नजर आते हैं, जैसे वो सांस के अंदर लक्षण नजर आते हैं, खांसी होना, देर रात के अंदर, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे बच्चे का उठ के पानी मांगना, बच्चे को सांस की तकलीफ होना, बच्चे को खांसी की तकलीफ होना, उसको नेबुलाइजर या इनहेलर की जरूरत पड़ना, छींके बार बार आना, सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर छींके आना, नाक बहना, नाक बंद होना या खुजली होना, दाना होना, और ये बार बार हो रहा है, मौसम बदलने के साथ हो रहा है, घर के अंदर हो रहा है, घर के बाहर हो रहा है, परिवार के अंदर हिस्ट्री है। तो ये वो समय है जब आपको एक उचित रूप से सही एलर्जी स्पेशलिस्ट के पास जाकर उनसे पूछना चाहिए कि ये मेरे बच्चे को क्यों हो रहा है, और उसके हिसाब से वहाँ पे एलर्जी के जो संबंधित टेस्ट हैं वो कराने चाहिए, उसका सही उपचार कराना चाहिए। अगर हम ये सारी चीजें कर पाते हैं और समय रहते कर पाते हैं तो एलर्जी से आज की तारीख में पूरी तरीके से निदान पाया जा सकता है, उसका कंप्लीट तरीके से इलाज किया जा सकता है, पूरी तरह से इलाज किया जा सकता है, और उसके लिए ज़रूरत है एक अच्छे एलर्जी स्पेशलिस्ट के पास जाने की। हमारे पास एक फ़ोन आ गया है, फ़ोन ले लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम फिर जारी रहेगा। हेलो। हेलो जी हेलो, बताएं अपना सवाल। हेलो हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम, अपना सवाल बताएं प्लीज़। जी, ये हमारा घर में एक तो बिल्ली आ रहा है, 10-15 दिन हुआ, वो आके कब अपना बेड में बैठ जाता है, छोटे बच्चे के साथ खेलता है और हम भी थोड़ी बहुत उसके साथ खेलते हैं, तो फिर भाग जाता है, फिर 1-2 घंटे के बाद फिर आ जाता है। ऐसे अभी थोड़ा बहुत 15 दिन में बहुत चल रहा, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? बच्चे के साथ ऐसे हो रहा है कि हमारा ओके। डॉक्टर नीरज गुप्ता, आप क्या कहना चाहेंगे? आपसे ही हम अभी बात कर रहे थे, तो आप भी बताएं किस तरह से आप इसमें रिएक्ट करना चाहेंगे। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने, और ज़्यादातर हमने देखा है कि हमारे घरों के अंदर जो पालतू जानवर है, जिसके अंदर कुत्ता और बिल्ली, ये 2 तरीके के पालतू जानवर बहुत अधिक तौर पर एलर्जी की समस्याओं के लिए जिम्मेदार होते हैं, और जिसके अंदर ये माना जाता है कि कुत्ता और बिल्ली, इन दोनों के जो डेंडर्स हैं, डेंडर पाए जाते हैं इनके सलाइवा में, डेंडर पाए जाते हैं इनके स्वेट, पसीने के अंदर, डेंडर पाए जाते हैं इनके हेयर्स के अंदर, इनके सीबम के अंदर, ये शेड होते हैं। और जब ये शेड होते हैं तो ये जो डेंडर्स होते हैं ये बहुत एलर्जिक और बहुत एलर्जेनिक होते हैं। जो आपने बिल्ली के बारे में बताया, तो बिल्ली के बारे में एक बहुत खास बात है, इसके जो डेंडर होते हैं ये चिपचिपे होते हैं, ये चिपक जाते हैं, और बिल्ली अगर आके आपके घर के अंदर से निकल के चली जाती है, बिस्तर से निकल के चली जाती है, पर्दे से टच करके निकल के चली जाती है, कारपेट से निकल के चली जाती है, तो वो जो डेंडर है वो उस पर्दे पे, कारपेट पे 6 महीने तक चिपके रह सकते हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि बिल्ली आई और चली गई और 10 दिन 15 दिन बाद सब ठीक हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी को वाकई में एलर्जी है और वो बिल्ली के डेंडर से एलर्जी है, तो 6 महीने तक भी उसका असर वहां पर रह सकता है। वो सांस की समस्या, नाक की समस्या, शरीर के ऊपर खुजली की समस्या, ये सारी समस्याएं कर सकते हैं। इस चीज़ को समझना चाहिए कि जैसे कि डॉक्टर नीरज ने बताया है कि अगर आपके घर में बिल्ली या इस तरह का कोई दूसरा जानवर आ गया है तो वो 6 महीने तक भी अपना असर छोड़ सकता है। तो बेहतर यही है, जो हमेशा से हेलो डॉक्टर की टीम की तरफ से आपसे हम गुजारिश करते हैं कि एहतियाती तदाबीर यानी कि प्रिकॉशन कीजिए, प्रिवेंटिव स्टेप्स का ख्याल रखिए। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास यहाँ पर आऊँगा, और अभी एलर्जी के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिल चुकी है। अब ज़रा उस बात पे रोशनी डालना चाहूँगा मैं कि जो बहुत ख़ास है, जो हमारे जो नाजरीन हैं उनके दिल में, मन में सवाल हो रहा होगा, वो है कि एलर्जी हो क्यों रही है इतनी इस दौर में। आज जो पिछले दौरों की बात करें हम या आज के दौर की बात करें तो एलर्जी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। हर तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, या इंसान की बात करें जो लोग बड़े हैं उनमें भी एलर्जी बहुत देखी जा रही है। क्या वजह है? देखिए, इसकी बेसिक वजह यह है कि एक तो हमारे जो केमिकल्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो केमिकल्स बहुत बढ़ गए हैं।
जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लें, जैसे पाउडर्स समझ लीजिए हम लोग शरीर में लगाते हैं, पहले बहुत कम लगाए जाते थे, अब ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह के बहुत से कॉस्मेटिक्स हैं जो कि हम लोग पहले नहीं यूज़ करते थे, अब यूज़ कर रहे हैं। बहुत से ऐसे पदार्थ हैं वो हम लोग नहीं यूज़ करते थे, अब कर रहे हैं। पहले हम लोग के घर पुराने ज़माने में मिट्टी के घर होते थे और उस पर कच्ची मिट्टी का लेप होता था या सीमेंटेड होते थे, कारपेट्स वगैरह नहीं होती थी। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से एलर्जी का बढ़त होता जा रहा है। और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अगर हम मेडिकल साइड में जाते हैं तो बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि हम लोग खाते हैं जिसकी वजह से भी एलर्जी होती है। वो आज वस्तु का विषय ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एलर्जी का आपने पूछा कारण क्यों बढ़ती जा रही है, इन सब कारणों से एलर्जी की बहुत बढ़ती जा रही है हम लोग में, और लोगों की उसके में जागरूकता भी बढ़ती जा रही है, इसलिए भी बहुत लोग सामने आते हैं। जी जी जी, बहुत सही बोला है आपने। यहाँ पर एक कॉल आ गई, कॉल लेते हैं, फिर ये सिलसिला जारी रहेगा बातचीत का। हेलो। हाँ जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका तहे दिल से खैर मकदम। बताइए अपना सवाल। वो खुजली जी मतलब होती है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा आप साफ नेटवर्क में आके बात कीजिए, शायद नेटवर्क इशू है थोड़ा। खुजली की शिकायत है, अच्छा, बच्चे को या बड़े को? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर आपसे? मैं यहाँ देखिए, बहुत से खुजली के बहुत से कारण हो सकते हैं, एलर्जी भी एक बहुत बड़ा कारण है खुजली का। और लेकिन एक चीज जरूर है कि यदि आपको मालूम है कि हम कोई विशेष चीज खा रहे हैं उसके बाद खुजली हो रही है, किसी विशेष वातावरण में हो रही है, तो आप कह सकते हैं हाँ ये हमारा जो है ये एलर्जी की वजह से है। वरना खुजली के अन्य कारण भी होते हैं, और उन अन्य कारण के लिए बेस्ट होता है किसी डॉक्टर को मिल करके दिखाएं, उनको पूछें, वो बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर नियमित रूप से आप कोई चीज़ खा रहे हैं उसके बाद खुजली हो रही है, जैसे लोगों कहते हैं कि ये अखरोट है, बादाम है, नट्स हैं, किसी को इसकी भी होती है, तो अगर ऐसी कोई चीज़ जानते हैं आप कि ये खाते हैं उसके बाद ही हमें खुजली होती है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत समझ सकते हैं कि ये हमें इस चीज़ पदार्थ से एलर्जी हो रही है, ये बहुत को अवॉइड कर सकते हैं। जी जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली है, और मैं यहाँ पर आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने फ़ोन किया। और दूसरी बात ये कि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है कि अगर आप किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, खा रहे हैं, और उसके बाद आपको किसी भी तरह की शिकायत हो रही है, तो वो चीज़ आप रोक दें, ना खाएँ, और आपकी जो परेशानी है वो हल उसका निकलेगा और आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। ऐसी हम नेक ख्वाहिशात आपके लिए करते हैं। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर पल्लवी, आपकी तरफ मैं यहाँ आना चाहूँगा। ये बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताई हैं, और एक चीज़ और है जिस पर रोशनी डालना बेहद ज़रूरी है, वो है ज़ुकाम खांसी, जो अक्सर बच्चों में देखने को मिलती है। हम सीज़न की बात करें, जब सीज़न चेंज होता है तब भी होता है, या सीज़न चेंज नहीं भी हो रहा है, गर्मी में एसी में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो एक नॉर्मल खांसी ज़ुकाम और एक एलर्जी, दोनों में क्या फ़र्क है? कैसे वालिदैन इसे, जो पेरेंट्स हैं, समझें? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि ये एक्चुअली में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है बच्चों में, क्योंकि खांसी जुकाम हर बच्चे को ऐसा लगता है हर महीने हो रहा है, हर दूसरे महीने हो रहा है, और माँ बाप परेशान भी होते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो एलर्जी का खांसी या जुकाम है, वो अगर किसी वायरस या किसी बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, उसके लक्षण कुछ तो सेम है, जैसे हमने बोला कि खांसी है, जुकाम है, लेकिन एलर्जी में अक्सर देखा गया है कि बच्चों को या बड़ों को बुखार नहीं होता है। जो इन्फेक्शन में हमेशा उसकी शुरुआत हो सकता है खांसी या जुकाम से हो, लेकिन एक दिन बाद या अगले दिन बच्चे को बुखार आना शुरू हो जाता है। जो सुस्तपन उसके साथ आता है बीमारी के साथ, वो अक्सर एलर्जी में नहीं देखा गया है। दूसरी चीज जो एलर्जी है, एलर्जी के साथ जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोई ना कोई कारण समझ में आता है, जैसे हमने कुछ खाया तो एलर्जी हो गई, या हम कहीं गए थे, कोई ऐसी चीज थी जिससे बच्चा पहले नहीं बच्चा एक्सपोज हो रहा था लेकिन अभी हुआ तो एलर्जी हो गई, कुछ उसने कपड़ा ऐसा पहना या कोई ऐसी चीज खा ली तो वो हो सकती है, या फिर सीजन चेंज होने की वजह से वो सिम्टम्स आ गए बच्चे को खांसी जुकाम। तो ये सब चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि हाँ ये एलर्जी के लक्षण ज्यादा हैं और किसी बीमारी की वजह से नहीं है। तो अगर हम इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, और उसके बाद ऑफ कोर्स आपको अपने डॉक्टर के पास जाके दिखाना है, उनसे बातचीत करनी है ताकि वो पूर्ण रूप से बात को समझ पाएं और इलाज कर पाएं।
इलाज की बात यहाँ हम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से यहाँ पर डॉक्टर पल्लवी ने बताया है। अब मैं डॉक्टर नीरज की तरफ रुख करना चाहूँगा। और डॉक्टर नीरज, मैं आपसे यहाँ गुजारिश करता हूँ, आप ये बताइए, जिस तरह से ये सिम्टम्स की अलामात की बात की है डॉक्टर पल्लवी ने, अब मैं उस बात पर आ रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है करना, और वो ये है कि जैसे अलामात की बात हो रही है, सिम्टम्स की बात हो रही है, वो सिम्टम्स एक नॉर्मल सिम्टम्स और एक वार्निंग साइन या बहुत ख़तरनाक सिम्टम्स, उनमें क्या फ़र्क है, कैसे पहचानें और कैसे फ़ौरन हॉस्पिटल का रुख करें माँ बाप? जी, तो जब भी कभी आपको लगे कि कोई ऐसी तकलीफ हो रही है जो बच्चे को लगातार चल रही है, जो तकलीफ जो है उसकी वजह से बच्चा सो नहीं पा रहा, जैसे बच्चे की खांसी इतनी अधिक हो रही है कि उसको बिल्कुल बेचैन हो गया है, वो किसी भी पोजीशन के अंदर उसको आराम नहीं आ रहा है, वो सो नहीं पा रहा है, तो ये वो समय है जहाँ पे कि आपको इमीडिएट डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। अगर आपको कभी लगता है कि बच्चे को खांसी के साथ साथ में उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसको सांस की नली के अंदर से कुछ साई साई की आवाजें महसूस हो रही हैं, या उसको खुद को महसूस हो रहा है कि वो सांस नहीं ले पा रहा है, या बच्चे के हाथ पांव अगर थोड़े आपको ठंडे लगने लगते हैं, या बच्चा सुस्त होने लगा है, तो ये वो समय है कि इसका मतलब अब हमारा डेंजर टाइम आ रहा है और हमें अब यहाँ पर देर नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे हमें तुरंत फौरन नजदीक के डॉक्टर के पास जाकर तुरंत इलाज जरूर कराना चाहिए और बात करना चाहिए। डॉक्टर कुमार, मैं आपकी तरफ यहाँ पर आना चाहूँगा। अब ये बहुत अच्छी बात बताइए कि हॉस्पिटल में ले जाना बेहद ज़रूरी है, वहाँ पर इलाज कराना बेहद ज़रूरी है। मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कुछ लोग घर पर ही इलाज शुरू कर देते हैं या आसपास के डॉक्टर को दिखाते हैं, उनमें और एक जो एलर्जी स्पेशलिस्ट है उसमें क्या फ़र्क है? वो किस तरह इलाज करता है, किस तरह से उसके इवैल्यूएशन करता है बच्चे का, कैसे टेस्ट होते हैं और किस तरह से उसका इलाज किया जाता है? डॉक्टर कुमार, आपके लिए। ओके, देखिए, ऐसा है कि हम वो सिचुएशन नहीं क्रिएट करना चाहते हैं कि हर बच्चे को जहाँ लगे कि एलर्जी है लेकर के आप स्पेशलिस्ट के पास दौड़ें। हमारी सलाह तो ये होती है कि हाँ, पहले आप जो आपका जनरल प्रैक्टिशनर है उसके पास जाएं, और वो अगर आपको रेफर करता है तो स्पेशलिस्ट के पास जाएं जी। क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब लोगों ने भी बताया आपको कि एलर्जी के लक्षण बहुत वेग से होते हैं और बहुत सी बीमारियों से कंफ्यूज हो जाते हैं, और एलर्जी एक ऐसी चीज़ है जो कि वक्ती चीज़ होती है। जहाँ कॉज ऑफ एलर्जी ख़त्म हो जाता है वहाँ एलर्जी भी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हर आदमी को छोटी सी एलर्जी में नहीं दौड़ना चाहिए, लेकिन हाँ, कोई वार्निंग साइन जैसे डॉक्टर साहब ने बताए थे अभी, जिसको आपने ध्यान दिया होगा कि बच्चे को अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बोलने में तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा हांफी आ रही है, कुछ इस तरह के अगर लक्षण हैं तो ज़रूर उसको अस्पताल में तुरंत लेके जाना चाहिए, इसके पहले कि चीज़ें और गंभीर हो जाएं। देखिए, यहाँ बहुत सही डॉक्टर कुमार ने बताया है कि ये जो बच्चे के जो साइंस हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, सिम्टम्स हैं, अलामात हैं, अगर उन अलामात को आप महसूस कर रहे हैं तो आपको देर नहीं करनी चाहिए और फ़ौरन हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। क्योंकि जो इलाज मतलब हॉस्पिटल में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं, वो सही से करेंगे, आप आसपास दिखाएंगे, घर में दिखाएंगे, वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी और बच्चे के लिए ये बेहतर नहीं है। ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा। यहाँ पर मैं अब डॉक्टर नीरज वापस आपका रुख करना चाहूँगा। मैं जानना चाहता हूँ, एलर्जी की आपने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई हैं, अब मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहता हूँ, अपने इल्म में इजाफा करना चाहता हूँ, बल्कि जो बच्चे हैं हमारे और जो बड़े हैं उनकी एलर्जी में क्या फ़र्क है? बच्चों के अंदर एलर्जी, सबसे पहले हमें ये समझना है कि एलर्जी किसी भी रूप में किसी भी उम्र में आ सकती है। कोई भी ऐसी उम्र नहीं है जिस उम्र के अंदर एलर्जी जो है वो नहीं हो सकती। ज़्यादातर बच्चों के अंदर, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जैसे 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बच्चे, उनके अंदर अधिकतर जो एलर्जी है वो चमड़ी से शुरू होती है। चमड़ी के अंदर दांत, खाज, खुजली, इस तरीके की समस्याएं, जिसको हम हमारी मेडिकल भाषा में एक्जिमा कहते हैं, इस तरीके की समस्याएं आती हैं। अक्सर ये तकलीफ़ें काफ़ी बच्चों के अंदर किसी पर्टिकुलर खाने की चीज़ से, ज़्यादातर दूध या अंडा, इस तरीके की चीज़ों की एलर्जी की वजह से हो सकती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, दूसरे साल, तीसरे साल में आता है, उस तरीके के अंदर कुछ नए एलर्जी के कारण, जो सबसे कॉमन एलर्जी का कारण है वो है डस्ट माइट। ये डस्ट माइट एक छोटा कीड़ा होता है जो हमारे बाल से बस थोड़ा सा बड़ा होता है और ये हम खुली आंख से देख नहीं सकते। ये कीड़ा हमारे बिस्तर में, चादर में, गद्दों में, तकियों में, पर्दों में, हर जगह पे उपलब्ध होता है। ज़्यादातर पूरा साल रहता है, लेकिन बारिश के मौसम में, बदलते मौसम में इसकी तादाद बढ़ जाती है। ये कुछ तरीके के केमिकल बनाता है। ये केमिकल जब हवा में उड़ते हैं, सांस की नली में जाते हैं तो सांस की समस्याएं करते हैं, नाक की समस्याएं करते हैं। तो दूसरे तीसरे वर्ष में ये कीड़े की एलर्जीज शुरू हो जाती हैं। कॉकरोच, फंगस,
ज़्यादातर घरों के अंदर जहाँ पे सनलाइट नहीं है, बहुत अच्छा वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ पे जो दीवारों के ऊपर सीलन और बाकी चीज़ें हैं, तो ये शुरू हो जाते हैं। फिर जब हम और आगे मूव करते हैं 4-5वें साल के अंदर, तो फूड एलर्जीज धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तो जैसे जैसे हम बड़े की तरफ जाने लगते हैं, तो जो खाने पीने की एलर्जीज हैं वो थोड़ी कम होने लगती हैं, सांस की एलर्जीज बढ़ने लगती हैं, बाहर के वातावरण में पॉलन्स, जो परागकण, जो फूलों के परागकण हैं, उनकी एलर्जीज भी फिर आने लगती हैं और वो हमें तंग करती हैं। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, 10-12 साल के आसपास होता है, तो नाक की एलर्जी प्रीडोमिनेंट मेन तकलीफ करती है, और उसके बाद अगर इसका यहाँ पे सही इलाज ना किया जाए तो ये स्थिति परमानेंट पूरे रूप के अंदर जा सकती है, और आगे जाके ये तमाम उम्र का दमा, तमाम उम्र के लिए नज़ला, ये सारी तकलीफें की कर सकती हैं। दमे की बात की यहाँ पर, आपके मैं डॉक्टर पल्लवी आपके पास आऊँगा। ये अस्थमा और दमा बच्चों में किस तरह से कन्वर्ट होता है जब अगर एलर्जी है? क्या ऐसा भी हो सकता है अगर इलाज ना किया जाए, लापरवाही की जाए या सही से इलाज ना मिले बच्चे को, तो वो नॉर्मल एलर्जी अस्थमा में या फिर दूसरी तरह के जो अमराज हैं लंग्स के, उसमें भी यहाँ पर तब्दील हो सकती है? देखिए, अस्थमा जो है छोटे, बहुत बार हमने देखा है कि छोटे बच्चों में, 7-8 महीने के बच्चों में भी शुरुआत हो जाती है, लेकिन 2 साल की उम्र तक उसको हम दमा की तरह नहीं इलाज करते हैं। उसको खांसी, जुकाम या सांस की तकलीफ अगर हो रही है तो उसका इलाज किया जाता है। लेकिन अगर यही चीज़, अगर जो जैसे हम जो एलर्जी की बात कर रहे हैं, अगर यही जिस चीज़ की वजह से बच्चे को वो दिक्कत हो रही है, अगर वो बार बार उसी चीज़ को बच्चा एक्सपोज होता रहेगा, तो वो चीज़ें आगे चल के बच्चे की लंग्स में भी डैमेज करेंगी। जो हमारी सांस लेने की नली है उसमें एक तरह की सूजन ला सकती हैं, जिसकी वजह से दमा की दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, उसके सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और बच्चे को सांस लेने में जो दिक्कत, जो जानलेवा भी हो सकता है अगर उसका ध्यान ना रखा जाए। तो ये सब दिक्कतें उम्र के साथ साथ बढ़ती रहेंगी अगर हमने सही समय पे उस जो हम एलर्जन की बात कर रहे हैं उसको रोका नहीं गया है, बच्चे का इलाज हमने सही तरीके से करा नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि छोटे बच्चों में ही शुरुआत हो सकती है, लेकिन अगर उसका इलाज किया जाए तो चीज़ें कंट्रोल में लाई जा सकती हैं दवाइयों के माध्यम से, बचाव के माध्यम से। लेकिन अगर हम ऐसा समझ में नहीं आती चीज़ें, कभी कभी माँ बाप को भी नहीं समझ में आता, तो ये चीज़ें बढ़ के आगे पूरा दमे का रूप ले सकती है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कुल मिला के यहाँ पर बेदार रहने की, अवेयर रहने की जरूरत है। बचाव तभी होगा जब आप अवेयर रहेंगे, बेदार रहेंगे और चीज़ों को समझेंगे, और तभी आप एक बच्चे की जो सेहत है उसके लिए पूरी तरीके से अपना कोऑपरेशन दे सकते हैं। यहाँ पर एक फ़ोन आ गया, फ़ोन ले लेते हैं हम। हेलो 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 जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका तहे दिल से खैर मकदम। बताइए अपना सवाल। ये रसायन देखिए मेरे को जो है ना, हाँ लगाया था नाक से, तो मैं एंटी एलर्जी दवाई मोन्टेक्स की ले रहा हूँ, तो वो लेता रहा हूँ, ठीक है, वो बंद कर दी तो फिर मेरे को जो है जुकाम हो जाता है। तो ये ऐसे साथ ले रहा हूँ, तो ये ज्यादा ठंडा नहीं है, ज्यादा ठंडा लेना। डॉक्टर नीरज, क्या कहना चाहेंगे आप? तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये 2 चीजें हैं हमें समझना है। एक चीज है कारण, एक चीज है असर। जो असर है वो है सर्दी, जुकाम, खांसी, यानी वो लक्षण है, वो असर है। आप क्या करते हैं कि जब आप दवा लेते हैं तो आप उस असर को दबाते हैं। जो भी आप दवा लेते हैं उस दवा से असर दब जाता है, लेकिन कारण नहीं जाता, कारण वही रहता है। अगर आप सही जानकार डॉक्टर के पास जाके उस कारण को खोजेंगे, उस कारण को ढूंढेंगे, एलर्जी के सही टेस्ट कराएंगे, वो कारण मिल जाएगा कि ये कारण है या ये 2 कारण है, और उन कारणों को अगर दूर करने की कोशिश करेंगे, उनका इलाज करेंगे, तो आपको ये जो दवाएं हैं ये बार बार नहीं लेनी पड़ेंगी, और आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, आपके जो लक्षण है वो बहुत बेहतर होंगे। ये एक साथ ले रहा हूँ तो फिर इसका एक्सेस क्यों होगा? नहीं, मैंने वही आपको बताया है कि ये जो भी आप दवाएं ले रहे हैं, ये दवाएं जो हैं ये एक समय तक काम करेंगी, लेकिन लक्षण बार बार आते रहेंगे। लक्षण बार बार न आए उसके लिए जरूरी है कि उसका पुख्ता इलाज, पुख्ता जांचें कराना आपको जरूरी है। उम्मीद है आपको जो आपने बातें पूछी हैं इनका सभी जवाब आपको मिल गए होंगे, और आप सेहतमंद रहे, ऐसी नेक ख्वाहिशात हम यहाँ हेलो डॉक्टर की टीम की तरफ से आपके लिए करते हैं। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर नीरज, आपने यहाँ पर बात की एलर्जी के टेस्ट की, अभी आप कॉलर को बता रहे थे, तो थोड़ा सा बताइए कि ये टेस्ट किस तरह से किए जाते हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं, और एक आम आदमी उनको किस तरह से करा सकता है करीब में अपने, या किसी बड़े हॉस्पिटल में ही हो पाएंगे? तो फरहान जी, हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एलर्जी के टेस्ट के बारे में जब हम बात करते हैं,
एलर्जी की प्रैक्टिस में एलर्जी के बारे में जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम मरीज़ से बहुत डिटेल में बातचीत करते हैं। उसके डिटेल के अंदर बातचीत करने के अंदर उसके खाने पीने के बारे में, रहने सहने के बारे में, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में, वो स्कूल अगर बच्चा जाता है तो स्कूल किस माध्यम से जाता है, कैब से जाता है, ऑटो रिक्शा से जाता है, एसी कार से या बस से जाता है, किस समय के ऊपर किस जगह पे उसको ज़्यादा तकलीफ़ें आती हैं, रात कैसा रहता है, दिन कैसा रहता है, परिवार के अंदर माता पिता को, दादा दादी, नाना नानी को किसी तरीके के लक्षण तो नहीं रहे, कोई कुत्ता या बिल्ली या किसी और तरीके के पालतू जानवर, कोई पक्षी, कोई इस तरीके का तो नहीं है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जो हिस्ट्री है मरीज की वो सबसे अहम रोल अदा करती है। जब एक बार हिस्ट्री से हमें अंदाजा लगता है कि ये मरीज जो है इसको इन कुछ चीज़ों से एलर्जी हो सकती है, फिर एक जानकार डॉक्टर वो कुछ टेस्ट कराते हैं। टेस्ट करने के कॉमनली दो माध्यम होते हैं, या तो हम खून की जांच करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, और या हम चमड़ी के ऊपर निशान बनाकर कुछ तरीके के टेस्ट कर सकते हैं। जब चमड़ी के ऊपर निशान बनाकर कुछ टेस्ट करते हैं तो थोड़ी देर में वहां पे एक छोटी सी सूजन आ जाती है। वो सूजन के माध्यम से हम बता पाते हैं कि इस मरीज को या इस बच्चे को इस तरीके की चीज से एलर्जी है, और फिर उसके हम यथासंभव उपाय उसके हिसाब से आगे उसे बताते हैं। आपने एक प्रश्न पूछा कि क्या ये टेस्ट हम अपनी किसी बाहर जानकार लेबोरेटरी से करा लें या पहले सीधे डॉक्टर के पास जाएं? ये लेबोरेटरी की बात मैं जारी रखूं आपसे, क्योंकि कॉल आ गई है डॉक्टर नीरज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे मैं आपसे बात दोबारा करूंगा। हेलो। हेलो, नमस्कार। जी जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल, बताइए अपना सवाल। थैंक यू। मेरा सवाल ये था कि मैं जब बैगन की सब्जी या बैगन का कुछ भी खाता हूँ तो मुझे जो है एलर्जी हो जाती है और मेरे बदन पे दाने निकल आते हैं, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, किस तरीके से इलाज कर सकता हूँ? ओके डॉक्टर अरुण, मैं यहाँ आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस बात को ज़रा सा बताएं क्या वजह हो सकती है। देखिए, बेस्ट चीज़ तो ये है कि अगर आपको मालूम है कि हाँ बैगन से एलर्जी होती है तो उसको अवॉइड करिए। बहुत सी और फल फूल सब्जी हैं खाने के लिए, और बैगन अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि ये उससे एलर्जी होती है, बॉडी को सूट नहीं कर रही है। जैसे बहुतों को हमने बताया था शुरू में भी, किसी को मेवा से होती है, मखानों से होती है। तो अगर मेवा से एलर्जी हो रही है तो ऐसी चीज़ नहीं है कि उसके बिना खाए काम नहीं चलता, तो उनको अवॉइड करें, वो सबसे अच्छी चीज़ है। रादर कि उसके लिए कोई दवा का हम प्रयोग करें या कोई और उसका इलाज करने की कोशिश करें, जिसका कि साइड इफ़ेक्ट या नुकसान और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं भी आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, जो कि एहतियाती तदाबीर है उस पर अमल कीजिए, उसे समझिए, क्योंकि कोई चीज़ अगर आपको नुकसान दे रही है, आपको किसी तरह से इफेक्ट्स डाल रही है, उसके बाद भी आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहतर नहीं है, जहाँ तक मैं भी समझता हूँ। फ़ोन करने के लिए आपका बेगश शुक्रिया, लेकिन ये कॉल और आ गई है, यहाँ पर ले लेते हैं। हेलो 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 डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। हेलो हेलो जी जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल, वेलकम, बताइए अपना सवाल। अरे बार बार समझ नहीं पा रहे, में टाइफाइड हो गया था। थोड़ा सा नेटवर्क इशू लग रहा है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है हमें, दोबारा बताएं। बार बार टाइफाइड होता था, बार बार टाइफाइड होता था। तो ये लेबोरेटरी की बात आप कर रहे थे, फ़ोन शायद कट गया, टेक्निकल इशू है कुछ, दोबारा आएगा तो बात कराएंगे आपकी। डॉक्टर जी, लेबोरेटरी की बात कर रहे थे आप, लैब की बात कर रहे हैं, तो किस तरह की एडवाइस रहेगी आपकी यहाँ पर? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत बार हम लेबोरेटरी के अंदर जाकर खुद अपनी मर्जी से या लेबोरेटरी वाले जैसे हमें गाइड करते हैं उसके हिसाब से काफ़ी एलर्जी के टेस्ट करा लेते हैं, और कई बार हम बहुत सारे टेस्ट बड़े पैनल्स करा लेते हैं, और शायद पता चलता है कि हमने 50, 100, 150 चीज़ें टेस्ट करा ली और उसके अंदर से आधी से ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव आ रही हैं, और उनको छोड़ने के बाद में भी मरीज के लक्षण तो कम नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं मरीज को न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है, कुपोषण का शिकायत होने लगता है। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले जानकार डॉक्टर के पास जाके उनको डिटेल में अपनी हिस्ट्री के बेसिस के ऊपर कुछ चुनिंदा टेस्ट कराने हैं। वो चुनिंदा टेस्ट 2, 4, 6, 8 हो सकते हैं, और उसके बाद जो भी टेस्ट का रिपोर्ट आता है, फिर वो डॉक्टर साहब आपकी रिपोर्ट को आपके लक्षणों के साथ मैच करके आपको गाइडेंस देंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट के अंदर कुछ चीज़ें पॉजिटिव आती हैं, लेकिन हम मरीज को वो चीज़ें बंद नहीं करते। हम उनको बोलते हैं कि आप इनके खा सकते हैं, आपको इससे कोई समस्या नहीं है। तो इसीलिए कभी भी अपनी मर्जी से अपने आप टेस्ट न कराएं, हमेशा एक जानकार डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही आगे बढ़ें। बहुत अच्छी बात बोली है आपने कि किसी एक्सपर्ट के पास जाकर उससे बात करें, अगर वो जो रिकमेंडेशन करता है, रिकमेंड करता है किसी टेस्ट के बारे में, उन्हीं टेस्ट को आप करें।
अक्सर देखा जाता है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको लेकर उनके जो घर वाले हैं, उनके वालिदैन हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे जा रहे हैं, अभी एलर्जी का प्रोग्राम देख रहे हैं, तो बाहर वो किस किस तरह से चीज़ों से दो चार होंगे, किन चीज़ों से वो कैसे बचें, क्या करें, ये सवाल अक्सर दिमाग में आता है। तो मैं इसी से ताल्लुक़ रखता हुआ एक सवाल करना चाहूँगा डॉक्टर पल्लवी आपसे। अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो किन किन एहतियाती तदाबीर जो हैं, जो कि हमारे प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है जिनसे बच्चे काफ़ी हद तक सेफ़ रहें? फरहान जी, सबसे ज़रूरी चीज़, जैसे हम जिस पर्यावरण में रहते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एलर्जी देखी गई हैं बच्चों में खासकर, वो धूल, मिट्टी या पोल्यूशन के पदार्थों से है। और स्कूल में बच्चे जब बाहर कहीं जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं तो वो एक मास्क एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो बच्चे जिनको एलर्जी की शिकायत ज़्यादा है, जिनको बार बार छींके और खांसी आती है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी इफ़ेक्ट हो रही है। तो मास्क एक ऐसी चीज़ है जो उन्हें इन सब चीज़ों से दूर रख सकता है और ऐसे लक्षण को कम कर सकता है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। फिर उसके अलावा दूसरी चीज़ जो वो कर सकते हैं कि इन लक्षणों को पहचान कर अपने डॉक्टर से जल्दी सलाह कर सकते हैं, जो वो इलाज कहीं वो इलाज टाइम पे ले सकते हैं, उसको डिले नहीं करें, ताकि अगर कोई शुरुआती तौर पे अगर कोई ऐसे सिम्टम्स हैं उनको दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है। और उनका जो स्कूल जाने का जो स्कूल जाना है या खेलना है घर के आसपास, बाहर जाना है, उन सब चीज़ों में रोक टोक उनकी काफ़ी कम हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ों का अगर वो ध्यान रखेंगे तो उनके लक्षण और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे काफ़ी बेहतरी रहेगी, वो बेहतर होगा और उनकी सेहत बनी रहेगी। एक कॉल ले लेते हैं पल्लवी जी। हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल, पूछे अपना सवाल। सवाल यह है डॉक्टर साहब, हेलो, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपकी आवाज़। क्लियर नहीं है आवाज़ इनकी, थोड़ा सा आपकी आवाज़ क्लियर नहीं हो पा रही है। नहीं, 2-3 महीने में होते रहता है। नेटवर्क इशू हो रहा है लगता है डॉक्टर नीरज। डॉक्टर नीरज, थोड़ा सा इम्यूनोथेरेपी के बारे में बताइए। इम्यूनोथेरेपी क्या होती है, उसका क्या इस्तेमाल है और कैसे की जाती है, कितने दिन के लिए की जाती है, क्योंकि अक्सर सुनाई देता है इम्यूनोथेरेपी के बारे में जिक्र होता है। तो ये किस तरह की थेरेपी होती है और कैसे दी जाती है? तो इस पे मैं आपका ध्यान वापस दोबारा से डॉक्टर साहब की बात पर लेकर जाना चाहूँगा। जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बताया था कि एलर्जी क्यों होती है। हमारा शरीर जो है वो कुछ पदार्थों को सेल्फ नहीं लेता, वो कुछ पदार्थों को मानकर चलता है कि ये पदार्थ हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं, नुकसानदायक हैं, हार्मफुल हैं। ऐसी स्थिति में हमारा शरीर कुछ केमिकल बनाता है, कुछ पदार्थ बनाता है उनके अगेंस्ट, उन चीज़ों को काटने के लिए, और जिसकी वजह से हमें एलर्जी होती है। इम्यूनोथेरेपी में हम क्या करते हैं कि इम्यूनोथेरेपी के अंदर जिस चीज़ से मरीज़ को एलर्जी है, डस्ट माइट से अगर एलर्जी है, किसी पॉलन से अगर एलर्जी है, तो उसी चीज़ की मात्रा को हम बहुत थोड़ी मात्रा में मरीज को एक्सपोज कराना शुरू करते हैं और धीरे धीरे उसकी बर्दाश्त के हिसाब से उसकी मात्रा को बढ़ाते चले जाते हैं, जिसको हम एक तरीके से मरीज के जो इम्यून सिस्टम है उसकी टॉलरेंस, उसकी बर्दाश्त को बेहतर करते हैं। एक बार जब हम इसकी बर्दाश्त को बेहतर कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में अब वही चीज़ से जब मरीज का संपर्क दोबारा आता है तो वो मरीज उससे अब खराब तरीके से रिएक्ट नहीं करता, मरीज की बर्दाश्त बेहतर हो चुकी होती है और ऐसी स्थिति के अंदर अब उसको एलर्जी के लक्षण नहीं आते। जब एलर्जी के लक्षण नहीं आते तो उसको जो भी दवाइयाँ या खाने पीने की दवाइयाँ या उसको इनहेलर या नेबुलाइजर या नाक के स्प्रे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि कितने समय के लिए, तो ये इम्यूनोथेरेपी की दवाइयाँ 3 से 5 साल के लिए ज़्यादातर केसेस में दी जाती हैं और छोटे से छोटे में लगभग 3 से 4 साल की उम्र के ऊपर भी ये शुरू की जा सकती है। बहुत बेहतर यहाँ आपने बात बताई है। बदलाव ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मतलब एक तरह से ज़रूरत है बदलाव की। तो जो सीज़न भी होता है वो भी बदलाव करता है, मौसम में बदलाव आते हैं, तो जो मौसम के बदलाव आते हैं तब बहुत एलर्जीज़ के पेशेंट देखे जाते हैं। एक फ़ोन आ गया है यहाँ पर, मैं अभी आपसे बात करता हूँ डॉक्टर। हेलो जी बताइए अपना सवाल। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल। बॉडी पूरा फिटा आ जाता है, फिटा मालूम ना आपको? अच्छा, डब्बे पड़ जाता है। ओके
डॉक्टर पल्लवी, आपसे मैं लेना चाहूंगा, ये इनके बॉडी में निशान चकते वगैरह पड़ जाते हैं, तो वो भी एक एलर्जी का हिस्सा है क्या? इन्हें किस तरह की एडवाइस रहेगी आपकी? बिल्कुल, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि जैसे कि पहले हमें ये जानना चाहिए पड़ेगा कि किस कारण की वजह से ये धब्बे आ रहे हैं। जब ये धब्बे आ रहे हैं उस टाइम तो हम कुछ दवाइयाँ ले सकते हैं जिनकी वजह से वो धब्बे और जो इनके तकलीफ हो रही है वो चीज़ें बेहतर हो जाए। लेकिन अगर सबसे जरूरी चीज क्या है, ये जानना कि वो धब्बे हो क्यों रहे हैं, कारण, क्योंकि एलर्जी का पूर्ण रूप से इलाज यही है कि उस पदार्थ को जाना जाए जिसकी वजह से वो एलर्जी हो रही है। हो सकता है कि वो अपने शरीर पे कोई ऐसी साबुन या कुछ ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रीम, जिसकी वजह से उनको एलर्जी हो रही है, कोई ऐसा कपड़ा है जो पहन रहे हैं, जैसे हमने बात की थी पाउडर। तो सबसे जरूरी चीज है कि वो आसपास ध्यान दें कि वो कब उनको एलर्जी हो रही है, कौन सी ऐसी चीज है जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके बाद उनको ये फोड़े या जो दाग हैं शरीर में उभर कर आ रहे हैं, और उससे बचाव के लिए उसको अवॉइड करें ताकि ये लक्षण दोबारा ना आए। ये बहुत ही अच्छी बात बताई डॉक्टर पल्लवी ने कि ये जो भी बातें बताई इन पर अमल कीजिए, और हम भी ये नए ख्वाहिशात देते हैं कि आप हमेशा सेहतमंद रहें, ये जो परेशानी है आपकी ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। हमारे ये बढ़ जाती हैं और अलग अलग तरह की एलर्जीज बढ़ जाती हैं। जैसे बरसात के मौसम में जो त्वचा से संबंधित हैं, स्किन की एलर्जीज हैं, वो बहुत बढ़ जाती हैं, और उसका बहुत दफ़े कारण होता है कि तापमान ज़्यादा होता है, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जिसको हम लोग कहते हैं, वो ज़्यादा होती है, तो स्किन का रिएक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है और स्किन की एलर्जीज बहुत ज़्यादा उस समय देखी जाती हैं। इसी तरह से जब हमारा मौसम चेंज होकर के जाड़े का आने लगता है तो उस समय रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस की नली वाली जो एलर्जीज हैं वो काफ़ी हो जाती हैं, और हमारे जैसे बच्चों का अस्पताल है तो उस समय सांस की एलर्जीज के बच्चे काफ़ी आने लगते हैं। तो मौसम का भी वक्ती एलर्जी पे असर है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको अभी हम लोगों ने बात किया जिनकी वजह से एलर्जी होती है, जैसे अभी आपको बताया गया था कि हाँ कुछ पोलन है या डस्ट है, तो वो सब जो है गर्मी में ज़्यादा होते हैं, जब फूलने का टाइम होता है उस समय ज़्यादा होते हैं, तो उन चीज़ों की एलर्जी उस समय ज़्यादा मिलेगी। तो इसलिए सीजनल वेरिएशन या समय के साथ एलर्जी का रूप थोड़ा सा बदलता जाता है, और अलग अलग चीज़ों से एलर्जी ये अलग अलग वक्त में ज़्यादा प्रकट होती है। बहुत बेहतर। डॉक्टर पल्लवी, आप किस तरह का पैगाम देना चाहेंगी? मैं पैगाम बच्चों को और उनके माँ बाप को देना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि हम इस बीमारी के बारे में अपने आप को जानकारी दें और उन अपने बच्चों पे ध्यान दें कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसके बाद उनके कोई प्रकार के लक्षण, जिनके बारे में आज हमने बात की है, वो उनकी मात्रा बढ़ जाती है, उनको तकलीफ होती है। क्योंकि देखिए, जब आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा जो बीमारी का कारण उनके माँ बाप से ही पूछने की कोशिश करते हैं, जिसे हिस्ट्री हम कहते हैं। तो अगर माँ बाप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इसका इलाज भी हो पाएगा, उसका कारण भी समझ पे आ पाएगा और बच्चों को इससे बचाया भी जा पाएगा। डॉक्टर नीरज, आपकी तरफ आऊँगा, आपसे गुजारिश करूँगा आप अपना पैगाम दें, उसमें ये भी ऐड करें कि घर में किस तरह से माँ बाप, वालिदैन जो हैं वो ख्याल रखें बच्चों को, ताकि एलर्जी से बचाया जा सके। तो जैसा हमने अभी तक समझा कि एलर्जी जो है वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जिस तरीके से हमारा पिछले 25 साल, 50 साल, 40 साल के अंदर जो हमारा वातावरण है वो बदल गया है, पॉल्यूशन आ गया है, हमारा रूरल एरिया अब काफ़ी कुछ अर्बनाइज हो गया है, और इसी वजह से अब हमारे एलर्जी के प्रॉब्लम्स बढ़ने लगे हैं। तो हमारे को अपने लाइफस्टाइल को सुधारना जरूरी है, और लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर हम आउटडोर की बात करते हैं तो आउटडोर के अंदर बच्चों का आउटडोर एक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों का खेल कूद विकास ये बहुत ज़रूरी है। जो घर में बैठ के लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, आईपैड, ये सब चीज़ें जो हैं ये कम से कम होनी चाहिए। आउटडोर एक्टिविटीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। घर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो घर के अंदर किसी भी तरीके का स्मोक, कभी कभी हम महसूस करते हैं कि स्मोक का कारण सिर्फ बीड़ी और सिगरेट है, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं उस चीज़ को जो बहुत कॉमन है। क्या? अगरबत्ती, धूप बत्ती। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि एक अगरबत्ती को जब जलाया जाता है तो एक अगरबत्ती से लगभग 75 सिगरेट के बराबर धुआं निकलता है। एक धूप बत्ती को जलाने पर लगभग 120 सिगरेट के बराबर धुआं निकलता है। और देखा जाए तो हमारे घरों के अंदर ये बहुत आम बात है, और ये बच्चे उनके जो फेफड़े पनप रहे हैं वो उसको
असर में आते हैं और उससे प्रभावित होते हैं, दूषित होते हैं, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा जब बच्चे जो नया बच्चा बॉर्न हुआ है तो कोशिश करना चाहिए जितना अधिक से अधिक समय, कम से कम पहले 6 महीने माँ का दूध, ये बहुत ज़रूरी है जो एलर्जी को भी बचाव करता है। और उसके बाद 6 महीने से लेकर 12 महीने का वो समय होता है जहाँ पे उसके खाने पीने के अंदर अधिक से अधिक तरीके की वैरायटीज़ आना बहुत ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें जब हम करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर एलर्जी को हम काफ़ी कुछ हद तक बचा सकते हैं। जब भी कभी लक्षण आए तो लक्षणों को देखकर, जल्दी पकड़कर, जानकार डॉक्टर से सलाह लेकर उपयुक्त इलाज कराएं, ये बहुत ज़रूरी है। आज के हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में जो हमारे माहिरीन हैं उन्होंने बहुत ही तफसील से एलर्जी के ऊपर बात की और बताया किस तरह से हम एलर्जी से बच सकते हैं। और अगर कुछ बच्चे या बड़े एलर्जी में मतलब से परेशान है, एलर्जी से उसमें उनको ये परेशानी हो गई है, तो किस तरह से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए तीनों एक्सपर्ट्स का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। हेलो डॉक्टर की पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बात को समझने की बेहद ज़रूरत है कि ट्रीटमेंट वक्त पर, टेस्ट और सही डॉक्टर का इलाज करना, ये सब चीज़ें ही हैं आपको सेहतमंद रख सकती है। और एक बहुत ही ख़ास बात जो कि एहतियाती तदाबीर है उसका भी समझना चाहिए और जितना हो सके अपने आप को चीज़ों से बचाना चाहिए जो कि माहिरीन ने बताई है। नाजरीन, ये प्रोग्राम जो इस वक्त आप देख रहे हैं इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कल यानी कि जुमा के दिन 9:30 बजे ये प्रोग्राम आप दोबारा देख सकते हैं। डीडी उर्दू पर दोबारा टेलीकास्ट होगा। और अगर आप अपने कुछ सजेशंस, कुछ भी आप जानकारी हमें देना चाहते हैं या कोई ख़ास मौजू जो मुख्तलिफ़ तरह के टॉपिक्स हैं उनके बारे में हमसे कुछ भी हमें सजेशन देना चाहते हैं कि हम ये आपके मतलब इस प्रोग्राम में, हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में शामिल करें, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई जा रही है उस पर आप वो सजेशन दे सकते हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, ये गुजारिश करूँगा कि इस प्रोग्राम को अगर आप दोबारा भी देखना चाहते हैं तो YouTube पर ये प्रोग्राम मौजूद है, उस पर भी जाकर अपने इल्म में और ज़्यादा इजाफा कर सकते हैं। अब जो बात मैं करूँगा यहाँ पर वो बहुत ही ख़ास है अपने अगले एपिसोड के बारे में। जो हमारा अगला एपिसोड है वो बहुत ही ख़ास है उन लोगों के लिए या तो जो किसी तरह से जो सोराइसिस होता है, लीवर सोराइसिस, उसमें मुब्तला हैं या फिर इस मर्ज़ के तई अपने को बेदार करना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं। तो आप समझ गए होंगे अगला जो हमारा एपिसोड है वो ख़ास इसी पर होगा। ये गौर से देखिए, लीवर सिरोसिस बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम में देखा जा रहा है। लीवर की बहुत सारी मुख्तलिफ़ तरह के अमराज देखे जा रहे हैं लेकिन लीवर सिरोसिस भी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। तो इसको बहुत गौर से देखिए, अगले हफ्ते इंतज़ार करिए। तब तक हमारे इस ख़ास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर का, और फ़िलहाल के लिए आपको छोड़कर जा रहे हैं जो कि बहुत ही ख़ास हैं टिप्स हमारे जो हैं इस एपिसोड के, उनके साथ आपको छोड़ के जा रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सेहतमंद रहिएगा, खुश रहिएगा। आदाब। एलर्जी पैदा करने वाली अशिया जैसे दूध, अंडा या मछली से बचाव करें। बच्चे को पॉलन या धुएं वाले माहौल में ले जाने से गुरेज करें। पालतू जानवरों को बच्चे के करीब ना आने दें, खास तौर पर सोने के कमरे में। बच्चे को बाहर जाते वक्त मास्क पहनाएं, खास तौर पर बाहर के मौसम में। बच्चे के बिस्तरों, पर्दों और कालीनों को बाकायदा धोएं। बच्चे की ग़िज़ा में क़ुव्वते मदाफ़ियत बढ़ाने वाली अशिया शामिल करें जैसे फल और सब्जियां। एलर्जी के टेस्ट करवाएं ताकि वजह मालूम हो और बरवक्त इलाज हो सके।